वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये स्टार्टअप रजिस्टर क्या होती है, इसका क्या काम होता है एसएमपीएस के अंदर, और इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तीन चीज़ों की बात हम आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टार्टअप रजिस्टर होती क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने एक टिपिकल एसएमपीएस का एक सर्किट बनाया है जिसमें यहाँ से एसी इन हो रही है, उसके बाद ये एक ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ लगा है। ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज रेक्टिफाई होने के बाद यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा है जिसको हम मेन डीसी कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये लगभग 400 से 450 वोल्ट के आसपास आपको मिलेगा एसएमपीएस में लगा हुआ। इस कैपेसिटर से एक पॉजिटिव लाइन जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग में चली जाती है, और नेगेटिव जो लाइन है इसकी वो आपके मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट होती है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर सेक्शन के अंदर। उसके साथ साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसका एक सिरा तो ग्राउंड कर दिया जाता है, दूसरे सिरे को एक डायोड लगा के रेक्टिफाई किया जाता है, और आगे कैपेसिटर लगा के वोल्टेज को फिल्टर किया जाता है। ये फिल्टर वोल्टेज जो है ये आपकी पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर जो आईसी होता है आपका, उसकी वीसीसी पिन पे पहुंचती है। तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है दोस्तों, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो आपकी पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी है, इसको काम करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए। वो वोल्टेज ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है यहाँ से बना के और इस आईसी को देती है, ताकि आपका आईसी जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम करता रहे। अब ये पूरा इस एसएमपीएस का वर्किंग सिस्टम होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जब हम पहली बार एसएमपीएस को ऑन करते हैं तो उस समय तो ये आईसी काम नहीं कर रही है। तो जब आईसी काम नहीं कर रही है तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहाँ पर कोई स्विचिंग नहीं हो रही है। वहाँ स्विचिंग नहीं हो रही है तो ऑक्सिलरी कॉइल में वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो वो आईसी को कोई वोल्टेज मिल नहीं रहे काम करने के लिए। तो पहली बार ये आईसी फिर स्टार्ट कैसे होती है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मेन हमारी डीसी सप्लाई बनी है डीसी कैपेसिटर पे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के इस वीसीसी लाइन पे दी जाती है, ताकि यहाँ से कुछ वोल्टेज कुछ करंट लेके हम इस आईसी को स्टार्ट करवा सकें। तो ये जो रेजिस्टेंस है जो पहली बार इस आईसी को स्टार्ट करवाती है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों स्टार्टअप रजिस्टर। ये स्टार्टअप रजिस्टर है जो कि सबसे पहली बार जब आप एसएमपीएस को ऑन करते हैं उस समय जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, यहाँ से ये कुछ करंट और वोल्टेज लेके इस आईसी को देती है, जिससे ये आईसी स्टार्ट होती है। और एक बार जब स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है फिर उसको आईसी को पावर ये ऑक्सिलरी कॉइल में जो वोल्टेज बनते हैं वहाँ से मिलती रहती है। तो इसका रोल सिर्फ क्या है, सिर्फ स्टार्ट कराने के लिए इसको लगाया जाता है। एक बार एसएमपीएस आपकी स्टार्ट हो गई, वोल्टेज बनने शुरू हो गए, तब इसका रोल खत्म हो गया। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्टार्टअप रजिस्टर क्या होती है। ये वाली रजिस्टर जो है जो पहली बार आईसी को स्टार्ट करवाती है उसी को स्टार्टअप रजिस्टर बोलते हैं। और इसको क्यों लगाया जाता है, ताकि जब फर्स्ट टाइम आप एसएमपीएस को ऑन करें तब आईसी को कुछ करंट और वोल्टेज मिल जाए ताकि वो स्टार्ट हो सके। तो ये इसका पर्पस है दोस्तों आईसी को स्टार्ट कराने का। अब असली सवाल दोस्तों ये आता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यानी कि हम इसको कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएं, कितने वॉट की रेजिस्टेंस लगाएं, जिससे कि हमारा सर्किट स्मूथली काम करे, बिना किसी दिक्कत के काम करता रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज और करंट आता है उससे ये आईसी स्टार्ट कैसे होती है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है इसको बहुत थोड़ा सा करंट आगे प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है, और वो करंट इतना कम होता है कि जिससे डायरेक्ट ये आईसी को स्टार्ट नहीं कर सकती है। यहाँ से जो भी वोल्टेज और करंट आएंगे फर्स्ट टाइम, उससे ये आईसी स्टार्ट नहीं होगी, उतना कम करंट इसमें पास करवाया जाता है। अब ऐसा क्यों कराया जाता है, क्योंकि हम तो आईसी को ही स्टार्ट कराना चाहते हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम करंट कम देंगे ताकि आईसी स्टार्ट ना हो। तो उसका रीज़न क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये जो आपका डीसी कैपेसिटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा करंट यहाँ से खींचता है। फर्स्ट टाइम जब ये चार्ज होता है तो ये बहुत हाई करंट यहाँ से इनपुट सेक्शन से खींचता है, और उस हाई करंट की वजह से जो एसएमपीएस की इनपुट लाइन में फ्यूज लगा होता है उसके जल जाने का खतरा भी पैदा हो जाता है।
तो उसको कंट्रोल कराने के लिए एसएमपीएस में क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक एनटीसी लगा दिया जाता है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है इनपुट लाइन पे, जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो कराया जाता है और ये कैपेसिटर चार्ज होता है। तो जब इसके थ्रू करंट फ्लो होता है तो ये हीट अप होती है, हीट होने से इसकी रेजिस्टेंस कम होने लग जाती है। जैसे जैसे ये गर्म होगी इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इसका रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस का नेगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब आपकी एसएमपीएस बंद पड़ी है तब तो इसका टेम्परेचर कहाँ है, कम है। तो जब टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा हो गई इसकी। जब पहली बार आपने एसएमपीएस को पावर दी तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, ज़्यादा थी। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होगा और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसके पाथ में आ गई चार्जिंग में, तो क्या होगा, ये करंट फ्लो कम हो जाएगा, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी और ये फुल करंट को फ्लो करा के कैपेसिटर को फुल चार्ज कर देगा। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी करंट जो है इनपुट सेक्शन से बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके फ्यूज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है और वो सेफ रहता है, वो खराब नहीं होता, उड़ता नहीं है। अब क्योंकि ये डीसी कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है इसकी वजह से, तो जब तक ये डीसी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ और अगर आपने ये पीडब्ल्यूएम आईसी की स्विचिंग ऑन कर दी, अभी कैपेसिटर आपका चार्ज ही नहीं हुआ है और आपने स्विचिंग चालू कर दी है, तो ये कैपेसिटर से ही जो करंट है इस प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है। जब कैपेसिटर ही आपका चार्ज ही नहीं हुआ है तो वो करंट फ्लो कैसे कराएगा इसके अंदर। तो वो स्विचिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पीछे से आपको करंट ही नहीं आ रहा है उतना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों कि पहले इस कैपेसिटर को फुल चार्ज होने दिया जाता है। जब वो चार्ज हो जाता है उसके बाद इस आईसी की स्विचिंग को स्टार्ट कराया जाता है। अब उसके लिए इस रेजिस्टेंस को यूज़ करके यहाँ पर एक डिले सर्किट बनाया जाता है, ताकि जब तक वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उससे पहले ये आईसी स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई जाती है जिससे कि बहुत थोड़ा सा करंट यहाँ से फ्लो करे। अब वो करंट इतना कम होता है कि उससे आईसी स्टार्ट नहीं हो सकती है। आईसी जब वर्किंग कंडीशन में होती है तो ये लगभग 17 मिली एम्पियर के आसपास का करंट कंज्यूम करती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लगा के हम क्या करते हैं, हम इसको 0.5 मिली एम्पियर यानी कि आधा मिली एम्पियर करंट ही पास करने देते हैं इस तरफ। अब जो आईसी को 17 मिली एम्पियर करंट चाहिए वो आधा मिली एम्पियर करंट से कैसे स्टार्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वही हम चाहते हैं कि ये आईसी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब फिर ये स्टार्ट होती कैसे है, अब होता क्या है दोस्तों कि इस रेजिस्टेंस को लगा के यहाँ से आधा मिली एम्पियर के आसपास का करंट यहाँ से पास कराया जाता है। अब क्योंकि उससे आईसी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, वो करंट जो है इस तरफ जाके इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगता है। अब यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा सा करंट आ रहा है उससे ये कैपेसिटर जो है ये धीरे 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 चार्ज होना शुरू हो जाता है, और चार्ज होते होते ये भी जब फुल चार्ज होता है तो ये जो कैपेसिटर है और ये जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट की जाती है ताकि जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो, जब तक ये 17 मिली एम्पियर यहाँ देने के काबिल हो जाए, उतनी देर में आपका ये डीसी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाना चाहिए। तो डीसी कैपेसिटर फुल चार्ज कितनी देर में होता है उसी टाइम को लेके रेजिस्टेंस की और इस कैपेसिटर की वैल्यू को सेट किया जाता है, ताकि जब ये डीसी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए उसके साथ साथ ही ये कैपेसिटर भी फुल चार्ज हो जाए तब तक। और फुल चार्ज होने के बाद में वो अपना करंट जब रिलीज करेगा तो उससे ये आईसी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो अब आप सारा कंसेप्ट दोस्तों समझ गए होंगे कि जब तक ये डीसी कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होता है तब तक यहाँ डिले प्रोवाइड किया जाता है ताकि आईसी इस कैपेसिटर के चार्ज होने से पहले स्टार्ट ना हो। इसको बोला जाता है दोस्तों सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट
यानी कि ये धीरे धीरे यहाँ से करंट आता है, इसको चार्ज करता है। जैसे ही ये कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तब तक ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है और फिर ये कैपेसिटर जो है यहाँ से करंट रिलीज करता है और उससे ये आईसी आपकी स्टार्ट हो जाती है स्विचिंग। स्विचिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से ये फुल करंट यहाँ पर पास करता है और आपकी वाइंडिंग्स में फुल मैग्नेटिक फील्ड बनती है और दूसरी जो सेकेंडरी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वहाँ पर भी आपके वोल्टेज इंड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट है इसका। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस है, अगर हमें यहाँ से 0.5 मिली एम्प का करंट पास करवाना है तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो एसी इनपुट हमारी आएगी उसकी रेंज क्या रहेगी। जैसा कि ये एक पावर एडाप्टर है, अगर आप इसकी इनपुट वोल्टेज देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। तो ये जो रेंज है इनपुट वोल्टेज की, ये हमें पहले डिसाइड करनी होती है कि कितनी रेंज के अंदर में हमें एसएमपीएस को चलाना है। तो हमारे यहाँ तो दोस्तों 100 वोल्ट तो होता नहीं है, तो मैंने यहाँ देखा है कि जब भी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होती है, जैसे गर्मी के सीज़न में जब पीक डिमांड होती है, तो वोल्टेज कई बार ये हमारी जो है वो 180 वोल्ट तक भी चली जाती है नीचे। और ऊपर की रेंज की बात करें तो अराउंड 250 वोल्ट तक वोल्टेज यहाँ पर आते हैं एसी वोल्टेज। तो ये हमारी नॉर्मल रेंज है जो कि हमारे एरिया में मिलती है। अब इसको दोस्तों बोलते हैं आरएमएस वोल्टेज। 180 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक एसी आरएमएस वोल्टेज जो है वो हमें मिलती है। ये हमारी एक टिपिकल रेंज है। अब अगर इस वोल्टेज को, ये जो आरएमएस वोल्टेज है, इसको अगर हम पीक वोल्टेज में कन्वर्ट करें, पीक वोल्टेज में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी वोल्टेज आपके पास आ रही है उसको आपको 1.414 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वोल्टेज आपकी एसी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर जो भी आपकी एसी वोल्टेज आ रही है उसको जब आप 1.414 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पीक वोल्टेज मिलेगी जो कि आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस में मिलेगी। तो अगर हमारी रेंज ये है 180 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, तो इसकी एवरेज अगर हम निकाल लें तो 180 वोल्ट और प्लस कर देंगे जो दूसरी रेंज है हमारी 250 वोल्ट, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 430 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारी एवरेज वोल्टेज निकल गई जो कि है 215 वोल्ट एसी आरएमएस। अब ये 215 वोल्ट एसी आपके पास वोल्टेज आ गई। अब अगर इसको हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे यानी कि पीक वोल्टेज में, तो हम इसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 215 को आपको गुना कर देना है 1.414 से। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 304 वोल्ट डीसी। ये आपकी होगी पीक वोल्टेज, ये थी आरएमएस वोल्टेज। तो अब 304 वोल्ट डीसी के हिसाब से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, वही जो पहले आपको ओम्स लॉ की बात की थी हमने। ये ओम्स लॉ जो है, ये जहाँ भी आपको किसी भी कंपोनेंट की कैलकुलेशंस करनी होती हैं वहाँ पर ये बहुत काम आता है, इसलिए ओम्स लॉ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको ओम्स लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। तब ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो होती है V डिवाइडेड बाय I, यानी कि वोल्टेज जो है उसको करंट से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रेजिस्टेंस की वहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब वोल्टेज हमने निकाल ली, वोल्टेज हमारी कितनी है 304 वोल्ट, और करंट हमारा कितना है, करंट हम कितना देना चाहते हैं, यहाँ से हम देना चाह रहे हैं उसको 0.5 मिली एम्प। अब 0.5 मिली एम्प का हम करंट देना चाहते हैं, लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से हमें करंट जो है वो एम्पियर में लिखना होता है। तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, तो 0.5 और इसको हमें डिवाइड कर देना है 1000 से,
0.5 को 1000 से भाग देंगे जब हम, तो ये आ गया 0.0005। ये एम्पियर में करंट आ गया हमारा, और ये हमारी वोल्टेज है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा 304। इसको हमने डिवाइड कर दिया 0.0005 से, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास दोस्तों? ये आ गया 608000 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस की हमारी वैल्यू निकल गई है कितनी? 6,08,000 ओम। अब 6,08,000 ओम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो वो कैसे करेंगे? पीछे से अगर आप 3 डिजिट को हटा देंगे, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर आपने बिंदी लगा दी, डॉट लगा दिया, तो ये बन गया आपका 608 किलो ओम। किलो बनाने के लिए 3 डिजिट्स के आगे आपको आ जाना है, पीछे के 3 डिजिट छोड़ देने हैं, आगे आ जाएंगे, तो 608 किलो ओम बन गया। तो अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई कि हमें 608 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगानी है। अब ये तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब उसके साथ साथ क्या होगा, जब इतनी हाई वोल्टेज यहाँ से पास होगी, क्योंकि यहाँ पर कितना वोल्ट हमने कैलकुलेट किया? 305 वोल्ट किया, वो भी एवरेज है, तो वो 305 का 350 भी हो सकता है। तो जब 350 वोल्ट यहाँ से पास होंगे तो ये रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब 350 वोल्ट इस रेजिस्टेंस से पास होने हैं तो ये उसको करंट को ब्लॉक करेगी, क्योंकि इसको तो 0.5 मिली एम्पियर ही आगे भेजना है, बाकी सारा करंट यहाँ रोकना है। तो जब इतना करंट ये रोकेगी तो ये रेजिस्टेंस गर्म होने लग जाएगी, और अगर आपने कम वोल्टेज वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी तो वो रेजिस्टेंस आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसलिए वोल्टेज वैल्यू भी हमें यहाँ पर चाहिए, ताकि वो जितनी हीट प्रोड्यूस यहाँ पर होगी, जिसको पावर डिसिपेशन बोलते हैं, वो जो हीट यहाँ प्रोड्यूस होगी उसको सहने के काबिल होनी चाहिए आपकी रेजिस्टेंस। तो अब वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कुछ वीडियोस के अंदर में। वोल्टेज की यूनिट है पावर। तो पावर की वैल्यू किसके बराबर होती है? वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना है, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम ये कर देते हैं। ये हो गई वोल्टेज हमारी है 304, और करंट कितना है हमारा? 0.0005। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा? 304 और मल्टीप्लाइड बाय 0.0005, तो ये आंसर आ गया दोस्तों 0.152 वॉट। तो एक थंब रूल हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी वोल्टेज की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, हम उससे 2 गुना वोल्टेज वैल्यू की रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो अगर इसको आप 2 गुना करेंगे तो ये अराउंड 0.300 वॉट आ जाएगा। अब 0.300 वॉट की रेजिस्टेंस होती नहीं है, या तो 0.25 वॉट की मिलेगी, या फिर आपको ये 0.500 वॉट की मिलेगी, जिसको हम हाफ वॉट भी बोलते हैं। तो 300 वॉट नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम हाफ वॉट की रेजिस्टेंस यूज करेंगे, यानी कि 0.5 वॉट की। तो अब एक वैल्यू हमें क्या मिल गई? 608 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगानी है और हाफ वॉट की लगानी है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पर हम 608 के की रेजिस्टेंस लगाएंगे और 0.5 वॉट की रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे कि जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, हमें यहाँ पर आधा मिली एम्पियर का करंट चाहिए। तो वो आधा मिली एम्पियर करंट हमारे पास आ जाएगा और वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ये कैपेसिटर जब तक चार्ज होगा तब तक आपका मेन डीसी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद ये कैपेसिटर अपनी पावर रिलीज करेगा और आईसी की स्विचिंग को स्टार्ट करवा देगा। और इस तरह से हमारी जो एसएमपीएस है वो प्रॉपर काम करने लग जाएगी दोस्तों। तो अगर आप एसएमपीएस रिपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका डायोड अगर शॉर्ट हो जाए या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए
तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपने एक तरीके से इस रेजिस्टेंस को यहाँ से शॉर्ट कर दिया है। अब ये पूरी वोल्टेज और करंट इसके थ्रू ही पास हो रही है, ये एज ए लोड कनेक्ट हो गई यहाँ पर। अब जब पूरा करंट इससे पास होगा तो इस पर हीट भी बढ़ जाएगी। अब पूरा करंट इससे कैसे पास होगा? अब जब यहाँ से वोल्टेज और करंट आएंगे वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस पाथ से पास होंगे और इस तरफ जाएंगे। अब इस तरफ अगर आपका ये डायोड शॉर्ट है तो वो कैपेसिटर को चार्ज करने की बजाय वो इजी पाथ देखता है करंट, तो वो इस इजी पाथ से, क्योंकि ये शॉर्ट लाइन है तो वो इधर से पास हो जाएगा और इस वाइंडिंग के थ्रू वो ग्राउंड हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस हमारी ग्राउंड लाइन से कनेक्ट हो गई। अगर ये डायोड ठीक है, ये कैपेसिटर खराब हो गया तो भी करंट जो इधर से आ रहा है वो इस कैपेसिटर से पास होके और ये ग्राउंड हो जाएगा, तो भी ये रेजिस्टेंस यहाँ ग्राउंड से जुड़ गई। तो यानी कि एक तरीके से आपने इस कैपेसिटर के पैरेलल में ही ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया। तो ये रेजिस्टेंस क्या बन गई? ये इस कैपेसिटर पे जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है उसको डिस्चार्ज कराने लग रही है। तो सारा करंट इसी रेजिस्टेंस के थ्रू जब फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो जाएगी और जल जाएगी। तो इसलिए जब भी इस तरफ कोई फॉल्ट आता है उस समय ये रेजिस्टेंस भी साथ में जल जाती है, और जब ये रेजिस्टेंस जल जाती है तो आपको उसके ऊपर जो नंबर है वो भी कई बार दिखता नहीं है। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। आप उस केस में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके आप यहाँ पर वैल्यू को लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।